नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शाम के 4 बजने को है, वक्त है न्यूज एट 4 का। शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सुल्तानपुर में जमीन के विवाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं, जिसमें करीब 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वीडियो आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दो पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं। जमीन का कोई विवाद बताया जा रहा है। जमीन के विवाद में इस तरीके से मारपीट यहां पर हुई। पुलिस ने इस पूरे वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। जांच होगी इस पूरे वीडियो फुटेज की और जांच के बाद जो भी हाथ लगेगा उसके बाद होगी कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। दो पक्षों में जमीन का कोई विवाद चल रहा था। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपके सामने है सुल्तानपुर से। मारपीट दो पक्षों में किस तरीके से यहां पर हुई है जमीन के विवाद को लेकर, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। अब पुलिस कर रही है कार्रवाई। ये पुलिस का दावा है कि जल्द ही कार्रवाई इस पूरे मामले पर होगी। मधुआ कला का हसनपुर गांव है, तो यहाँ पे कल दो मुस्लिम परिवारों में लड़ाई हुई, जो कि आबादी की ज़मीन को लेके ये विवाद हुआ है। इसको वीडियो का देखा गया और संज्ञान में लेके इस पर विधिक कार्रवाई की जाए। और आज लखनऊ नगर निगम की टीम ने खुखार पिटबुल को पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद कैसरबाग इलाके के बंगाली टोला पहुंची। यहां से पिटबुल को पकड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर इंदिरा नगर भेजा गया है। हालांकि पिटबुल नगर निगम की टीम के कब्जे में नहीं आया। उसे उसके मालिक अमित ने ही पकड़कर नगर निगम की टीम को सौंपा। एनिमल बर्थ सेंटर में पिटबुल के व्यवहार पर लगातार मॉनिटरिंग होगी, नजर रखी जाएगी। आपको ये भी जानकारी दें कि मंगलवार को पिटबुल ने अपनी ही मालकिन पर हमला करके बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था, जहां अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन इसके दौरान मौत हो गई। अब पिटबुल को पकड़ लिया गया है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिटबुल को मालिक अमित ने ही पकड़ा और फिर जो टीम वहां पर पहुंची हुई थी, टीम के हवाले किया। अब लगातार जो नगर निगम की टीम है पकड़ के अब ले जाया गया और नजर इस पर रखी जाएगी। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम के कर्मी वहां पर पहुंचे और ये कहा जा रहा है कि आसानी से पिटबुल नगर निगम के कर्मियों के हाथ भी नहीं आया। खुद अमित जो कि मालिक है उसी ने पकड़ा और फिर टीम को सौंपा। मेरी छत इतनी बड़ी है, मैं पर्सनली उनके साथ खेलना पसंद करता था, ना कि टहला के कुत्तों को मैं कूड़ा खिलवाऊँ। और मैं अपना पूरा टाइम खेलने में उनको देता था, फिजिकल एक्टिविटी कराने। आप कहाँ थे और कब की ये घटना है? मैं मॉर्निंग पे अपने काम पे गया था। ये मॉर्निंग घटना है, जब मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे जी ट्यूसडे को, जब ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई तो मैं सब छोड़ छाड़ के आया। तब तक देखा कि मदर के साथ ऐसे हो चुका था। वो जो पिटबुल डॉग है जिसके बारे में चर्चा चल रही थी अभी, तो उसको हमारी टीम, हमारे वेटनरी अफसर अभिनव वर्मा जी गए थे, उसको हम लोग पकड़ के ले आए हैं। और ले आने का उद्देश्य ये है कि हम उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे कि क्यों इस तरीके का उसका जो है स्वभाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि उसने अपने ही जो खाना पीना देती हैं रोज़ उनके टच में रहता है उसको खा गया है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। नमाज के विरोध में हिंदू महासभा के लोग मॉल के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और इस दौरान काफी तादाद में पुलिस वहां पर मौजूद रही। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हिंदू महासभा के लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, नारेबाजी की। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज का ये पूरा मामला है। इस मॉल के परिसर में खुले में नमाज पढ़ी गई थी, जिसके बाद से हिंदू संगठन के तमाम लोग गुस्से में हैं, उग्र हैं और हिंदू महासभा के लोग यहां पर पहुंचे, नारेबाजी की गई काफी देर तक और यहां पर भी सुंदरकांड की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर जो हिंदू महासभा के लोग आए हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी यहाँ पर हैं। शिशिर जी, क्या मामला है पूरा, काहे का विरोध? जिस प्रकार लुलु मॉल पे आरोप लगते रहे हैं कि ये जो है 70% मुस्लिम लड़कों को, 30% हिंदू लड़कियों को भर्ती करते हैं, लव जिहाद को फैलाते हैं। इस मॉल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है धर्म विशेष में बांटने कार्य करते हैं, अपने ही लोगों को रोजगार देते हैं। अब ये इन्होंने ज़मीन सस्ते दरों पर सरकार से लेते हैं कि व्यवसाय करेंगे और यहाँ पर नमाज पढ़वाते हैं। तो लुलु मॉल ना होकर लुलु मस्जिद बन गई है। तो यहाँ पर कल हम लोग यहाँ सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अगर नमाज हो सकती तो सुंदरकांड का पाठ भी होने दिया जाए। इसको लेकर के हमने यहाँ पर जो शिकायतें की हैं, आरोप लगाए हैं, उसकी से यहाँ जो है एसओ साहब जाँच करें और अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई करें, अन्यथा इसको स्पष्ट करने का कार्य करें। और आरोप अगर लगे तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। मॉल प्रबंधन से कोई बात हुई आपकी? मॉल प्रबंधन से हम क्यों बात करेंगे? काम प्रशासन का है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अभी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। तो ये एसओ साहब का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, तो उसको लेकर के हमने उनकी बात का सम्मान किया है, क्योंकि आज पहला दिन है। बाकी आगे कल हम लोग सुंदरकांड जब पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे। कहाँ करेंगे सुंदरकांड का पाठ? बाहर नमाज की पढ़ी गई है, वहीं हम लोग सुंदरकांड का पाठ करें।
अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, गेट बंद नहीं जा किया जाएगा तो ये बात हम फिर उठाएंगे कि देखिए ये इनका चेहरा है यूसुफ जी का, नमाज के लिए छूट, पूजा के लिए छूट नहीं। तो ये बात जनता को दिखनी तो चाहिए, क्योंकि इनकी कमाई का हिस्सा तो मुस्लिम धर्म के ही लोगों में बंटना है। तो उस तरीके से हम ये इनके चेहरे को उजागर करना चाहते हैं कि लोग देखें ये इनका सच क्या है। लुलु मॉल नहीं, ये लुलु मस्जिद है। नौकरी मिली उन्हें लेकर कुछ आरोप आ, उसकी भी हमने कहा कि उनकी जो लिस्ट मंगाई जाए, जो कर्मचारी भर्ती किए गए इनकी, क्या गड़बड़ी है उसमें? उसमें ये 70% जो मुस्लिम लड़के और 30% हिंदू लड़के इस तरीके की भर्ती जो करते हैं, ये जो इनके ऊपर पहले आरोप लगते रहे, जो मेरे पास शिकायतें आई उसके आधार पे उसकी जांच की जाए। क्यों करते हैं ऐसा? ये इनकी साजिश इंटरनेशनल साजिश है। जिस तरह के गर्दन काटने वाले बोलने पे गर्दन काट देते तो ये वो लोग हैं। तो चरमपंथी तरीके से कार्य करना ये इनका शुरू से एक सिस्टम रहा है, उसी का ये पालन कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ में शिशिर चतुर्वेदी और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और देखिए नारेबाजी भी यहाँ पर लगातार ये लोग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब यहाँ पर नमाज हो सकती है तो सुंदरकांड का पाठ भी होगा और इनका कहना है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी सूची निकलवाए प्रशासन उसको देखे, क्योंकि उसमें भी जो भर्तियाँ हुई हैं एक धर्म विशेष के लड़कों को 70% और दूसरे धर्म की लड़कियों को 30% भर्ती करने का आरोप लगाया है। लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में तबादले में गड़बड़ी पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य भवन पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तबादलों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। आपको बताएं कि सीएम योगी ने तबादले में गड़बड़ी को लेकर पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचे और नाराजगी जाहिर की गई। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की गड़बड़ी से जुड़े मामले को लेकर जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा है और आज स्वास्थ्य महानिदेशालय पर आप धरना प्रदर्शन देख सकते हैं। यूपी राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद जो है उसके बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी है, इनमें फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, डेंटल हाइजीनिस्ट है और एक्सरे टेक्नीशियन, तमाम जो समूह गा के स्वास्थ्य कर्मी है वो सब यहाँ पर आज आए हुए हैं। सुनील जी, ये बताएं कि आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, मुख्य मुद्दे क्या है? तबादले में तो जांच बैठा दी मुख्यमंत्री ने भी, क्या विषय है? देखिए, जांच होना अलग चीज़ है। तब तक इस पूरी प्रक्रिया को स्टे किया जाना चाहिए था, तब हम लोगों को लगता है कि इसमें कुछ करना चाहिए। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को यहाँ से निर्देश जा रहे हैं कि सभी को रिलीव किया जाए, तो फिर उस जो है जांच का कोई मतलब, उस जांच का कोई मतलब नहीं समझ में आता है। बढ़िया स्थानांतरण नीति के जो शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थानांतरण नीति है उसके विपरीत जाकर स्थानांतरण तरह के विकलांग कर्मचारियों के स्थानांतरण कर दिए, कैंसर रोगियों के स्थानांतरण कर दिए, दोनों किडनी फेलियर के स्थानांतरण कर दिए, जो डायलिसिस पर पड़ा है उसके स्थानांतरण कर दिए, संगठन मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए, 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति जीवन के स्थानांतरण कर दिया। और समूह गाय स्थानांतरण नीति में था ही नहीं, समूह गाय का पटल परिवर्तन होना था। एक तरफ पटल परिवर्तन के नाम पर जनपदों में आर्थिक शोषण हो रहा है। किंतु ट्रांसफर होने ही नहीं थे, कहीं पॉलिसी में नहीं है, लेकिन 10% चलिए आप कर लीजिए, हम स्वीकार करते हैं उसको, लेकिन इन्होंने पटल परिवर्तन का अधिकार तो सीएमओ का था, उस अधिकार को छीनकर स्वास्थ्य भवन लाए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए, और यहाँ से 498 लोगों के ट्रांसफर कर दिए गए। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे तबादलों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई, खेल किया गया। जो तबादले थे वो तय तिथि के बाद किए गए, नियमावली का पूरा पालन नहीं किया और इसे लेकर इनका आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा की खबर का एक बार फिर से दमदार और बड़ा असर हुआ है। बच्चों को किताब नहीं मिलने की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी लखनऊ स्थित निराला नगर स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के बीच किताबों का बंटवारा किया। ये देखिए आप, आज छात्रों के बीच बांटी जाएंगी 1,06,000 किताबें। और एबीपी गंगा ने सत्र शुरू होने के 3 महीने बाद तक भी किताबें नहीं होने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद विभाग हरकत में आया और फिर इस तरीके से किताबें बांटने के लिए अधिकारी पहुंचे। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को उनकी किताबें मिली, जिसके बाद से बच्चों के चेहरे खिले। 3 महीने हो गए थे नए सत्र को, उसके बाद भी किताबें नहीं मिल पाई थी और नई किताब से पढ़ते हुए बच्चे भी आप देख रहे हैं, ये खुशहाल बच्चे हैं, अभी तक परेशान थे और किताब पाकर सभी खुश हैं, अभिभावक भी।
राजधानी लखनऊ में परिषदीय स्कूलों में किताबों के वितरण की शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत हुई है राजधानी लखनऊ में निराला नगर स्थित कंपोजिट विद्यालय है जो वहाँ से इस समय हम क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं। क्लास 3rd के इन बच्चों को किताबें मिली हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो अब तक लगभग 1,06,000 किताबों की सप्लाई हुई है और उसमें से कुछ बच्चों तक फिलहाल किताबें पहुंचना शुरू हो गई हैं। लगातार यूपी गंगा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जिसके बाद अधिकारी जागे और किताबों का वितरण शुरू हुआ है। इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि, ये बताओ अभी तक बिना बुक्स के पढ़ रहे थे, आज बुक्स मिली, कैसा लग रहा है? अच्छा। पढ़ाई और अच्छी? जी 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 जी। अभी तक कोई दिक्कत हो रही थी बिना बुक्स? नो। क्यों? बिना बुक्स के कैसे पढ़ते? नहीं पढ़ते थे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज ऋषभ। ऋषभ, ये बताओ कि अभी तक बुक्स नहीं मिली थी, अब बुक्स मिल गई हैं तो कितनी आसानी होगी पढ़ने में? यस सर, अच्छी आसानी होगी। अभी तक कैसे पढ़ाई करते थे बुक्स नहीं थी तो? सर जी मैम बताती थी सर। लेकिन फिर घर जाके तो पढ़ नहीं पाते होगे बिना बुक्स? नो सर। अब पढ़ोगे यस सर। अच्छे से? ओके सर। यस सर। बुक मिल गई। आप कितनी बुक्स मिली आज? 3 यस सर। यहाँ पर ये बच्चे हैं जिनको आज किताबें मिली हैं। एक और आप देख सकते हैं बच्चे अपनी बुक्स लिए बैठे। 3 किताबों से फिलहाल शुरुआत हुई है। इस समय जो विभाग के लखनऊ के एडी बेसिक हैं, जो लखनऊ के बीएसए हैं, वो अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। किताबों का वितरण किया था, उनसे भी बातचीत करेंगे। एडी बेसिक डॉक्टर मुकेश सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बच्चों को किताबों का वितरण आज शुरू हुआ है, जानना चाहेंगे अभी तो बहुत कम किताबें आई हैं, लक्ष्य बहुत बड़ा है, अभी काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां अभी भी? मेरा इसमें केवल इतना है कहना है कि 1 सप्ताह में हम लोग टारगेट पूरे कर लेंगे और हम लोग जो प्रिंटर्स हैं उनसे लगातार टच में हैं और प्रिंटर्स अपनी किताबों को ऑन द वे बता रहे हैं और जैसे ही किताबें इस सप्ताह में हमारी और भी प्राप्त हो जाएंगी तत्काल बच्चों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो गत वर्ष की किताबें थी वो बच्चों को पढ़ाई प्रभावित ना हो उनको वितरित कराई गई थी और अब नई किताबें बच्चों को मिली हैं तो बच्चों में एक नया जोश है, नई ऊर्जा के साथ बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। बीएसए विजय प्रताप सिंह जी से भी बात करेंगे। सर, अभी 1,06,000 के करीब किताबें आई हैं, ज़रूरत लगभग 10 लाख किताबों की है, यानी महज 10% सिर्फ क्लास 3rd की। बाकी किताबों के लिए कोई अपडेट कि बाकी क्लासेस के लिए कब तक किताबों की सप्लाई हो जाएगी लखनऊ में? पब्लिशर से कोई जानकारी आपको? हम लोगों ने जो भी प्रिंटर्स हैं उनसे बात किया है, परियोजना में भी हम लोगों की बात हुई है, जो पहली खेप प्राप्त हो गई है। बाकी की किताबें सूचना जो ऐसी मिल रही है कि हफ्ते 10 दिन में सारी किताबें हम लोगों को मिल जाएंगी और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग वितरण पूरा करा लेंगे। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, अभी तो क्योंकि जहाँ पर आपका स्टोर है, जहाँ पर आप किताबें रखते हैं, वहाँ उसी स्कूल में बगल में स्कूल है, आपने बांट दिया, लेकिन बाकी स्कूलों तक अब कैसे पहुँचाएंगे? उसमें तो वक्त लगेगा। बाकी स्कूलों के लिए जो ट्रैवल एजेंट के माध्यम से हम लोग पहुँचाते हैं उसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। जब तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक हम लोग अगल बगल के जो स्कूल हैं वहाँ पर भिजवाएंगे किताबें। कुछ ऐसी जानकारी कि अभी जो और सप्लाई आने वाली है किन क्लासेस के लिए, कोई ऐसी जानकारी अभी आप लोग तक पहुँची? धीरे धीरे अभी कक्षा 3 की किताबें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। धीरे धीरे सभी कक्षाओं की किताबें, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया कि हफ्ते 10 दिन में सारी किताबें हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। प्राप्त होते ही सत्यापन कराने के बाद वितरण करा दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में एडी बेसिक और बीएसए, और जो चीज़ निकल कर आ रही है, जिस तरह के दावे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में किताबों की सप्लाई के साथ उनका वितरण आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन चुनौती इसलिए क्योंकि किताबें जब तक पहुंचेंगी नहीं तब तक बटेंगी कैसे, एक पूरी प्रक्रिया है उसकी। और निश्चित रूप से अभी क्लास 3rd के कुछ बच्चों तक किताबें पहुँची हैं। फिलहाल जो हालात हैं वो हम कह सकते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। लेकिन अगर बहुत जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जो बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किलें फिलहाल दूर होना मुश्किल हो जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। कल फिर होगा मामले पर, फिर से सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी है। आज की जो सुनवाई थी वो खत्म हो चुकी है। वाराणसी से बड़ी खबर आपके सामने, ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई संपन्न हुई, खत्म हो गई है। कल फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। अब आज की सुनवाई में क्या कुछ रहा इस पर भी और डिटेल सामने आएगी, आप तक साझा करेंगे। बहरहाल बड़ी जानकारी आपके सामने है, कल फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आज की जो सुनवाई थी वो सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब कल फिर से सुनवाई होगी पूरे मामले को लेकर, ये बड़ी जानकारी आपके सामने। आज की सुनवाई ज्ञानवापी मामले को लेकर पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुनवाई खत्म होने के बाद जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी भी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो भी आपके सामने है। ज्ञानवापी मामले में अब कल फिर से सुनवाई
शुरू होगी, कल फिर से सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई खत्म हो गई है। ये कहा जा रहा है आज की सुनवाई संपन्न हो गई है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, तर्क रखे जा रहे हैं कोर्ट रूम के भीतर। हर दिन हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, दोनों के दावे और दोनों की ये तैयारी है कि अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ रखा जाए। विष्णु जैन, हरिशंकर जैन यहाँ पर है, सुनिए क्या कुछ ऐसा करिए, सुनिए पहले ध्यान से, आप लोग बैठ लेते समय दो पार्ट कर लीजिए, आराम से देखिए इस मामले की लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए इस मामले की अगली सुनवाई कल 2:15 बजे निर्धारित की गई है। आज कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष की तरफ से मैंने, मेरे सीनियर सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, हरिशंकर जैन साहब ने बहस की और हमने कोर्ट के सामने वक्फ एक्ट के ऊपर अपना पक्ष रखा। कोर्ट के सामने हमने ये बताने की कोशिश की कि अगर देवता की संपत्ति पे कोई कब्जा कर ले तो वो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं हो जाती है। कोर्ट के सामने हमने दीन मोहम्मद के जजमेंट का हवाला देते हुए बताया कि काशी विश्वनाथ एक्ट का सेक्शन 2 दीन मोहम्मद के जजमेंट को नलीफाई कर चुका है। कोर्ट के सामने हमने एविडेंस एक्ट की सेक्शन 13B, साथ ही साथ सेक्शन 43 एविडेंस एक्ट का बताया और साथ ही साथ हिंदू देवताओं के क्या अधिकार होते हैं और मंदिर टूटने के बाद भी हिंदू जनता वहां पे पूजा करती चली आई। ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखे हैं। हमारी बहस आज अधूरी रह गई है। कल कोर्ट ने बहस को कंटिन्यू करने के लिए 2:15 बजे लगाया है। 1947 में भी पूजा हुआ करता था। 1947 में भी वहाँ पे पूजा हुआ करती थी। बोर्ड के अधिकार पे भी जो है विधिवत और उसके हाँ मुल्ला का मोहम्मदन लॉ भी हमने साइड किया है। कागजात दिखा पाए? कोई नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा, उन्होंने अपने एप्लीकेशन 35 में लिखा है वक्फ नंबर 100 है। कोई डॉक्यूमेंट वक्फ नंबर 100 का नहीं फाइल किया है। वो कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया है। कब घोषित हुआ, कौन से सेक्शन में हुआ, कुछ नहीं लिखा गया। तो इसीलिए ये ओरल और वेग बात है। ये सारे तथ्य आज कोर्ट के सामने हमने अपने आर्गुमेंट में रखे हैं। अब देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कल तक हमारी बहस पूरी हो जानी चाहिए। हाँ, उसके बाद राकेश सिंह जो ऐड करना चाहेंगी करेंगी। वही चल रहा है। अब देखिए खारे, अब हमने अपनी बहस रखी है, कल भी हमारी बहस है और पूरी उम्मीद है कि कल तक कंक्लूड हो जानी चाहिए। देखिए, उसका उल्लेख करने का वर्णन ये है कि हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, स्वयंभू देवता का क्या अस्तित्व होता है और जब देवता की प्रॉपर्टी पे कोई आक्रमण करता है तो जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है, वो समय के अंत तक रहेगा। ये सारे बात राम जन्मभूमि के रेफरेंस से, बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ से, पीवी काणे के धर्मशास्त्र से, ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई। मंदिर के स्वरूप बदलने से उसका स्टेटस नहीं बदलता है। हाँ। उसका स्थान का महत्व और जो उसके प्रति समर्पण है, आस्था है, वो चेंज नहीं होता है। आदि विश्वेश्वर का स्थान है, वो रहेगा, भले मंदिर का स्वरूप बदल दिया गया हो। राम जानकी तो हिंदू पक्ष के वकीलों को आप सुन रहे हैं, ये जानकारी दी जा रही है। विष्णु जैन यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि आज सुनवाई हमारी हुई है, हमने दलीलें वहाँ पर रखी है मजबूती के साथ में और कल भी हमारी सुनी जाएगी, हम तथ्य पेश करेंगे। कल सुनवाई ये लग रहा है कि संभवतः पूरी हो जाएगी। कल 2:15 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, ये विष्णु जैन ने कहा है। हमारे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं सीधे मौके से। नीतीश, आज की सुनवाई कंप्लीट हो गई है, कल फिर से 2:15 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। नीतीश जी, आज की सुनवाई कंप्लीट हुई और कल 2 बजे के बाद एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि एक धड़ा यानी विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन वाला जो धड़ा है उनकी सुनवाई कल खत्म होगी। उसके बाद एक बार जो जितेंद्र सिंह बिसेन वाला जो धड़ा है वो अपने दलीलें कल के बाद भी रख सकेगा, अगर कल ये सुनवाई पूरी होती है। हमारे साथ वादी महिलाएँ हैं। रीता साहू जी, आज क्या क्या हुआ अंदर? आज 90 वक्त का हवाला दिया गया
91 में जिस तरह का वहाँ का इतिहास था उसके बारे में हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जी ने बताया। उन्होंने ये निर्णय ये रखा कि 91 में वो वहाँ पे पूजा होती थी, वहाँ पे पूजा जो है कि काल भैरव जी थे, वहाँ पे नंदी जी थे, हनुमान जी थे, उनकी पूजा होती थी, परिक्रमा किया जाता था। वो जितनी परिषद थी वो सारी परिषद हिंदुओं की ही थी, वहाँ पे पूजा होती थी। इतिहास के बारे में बताया किस तरह उसको 2 बार औरंगजेब ने तोड़वाया था, वो पूरा दलील उन्होंने दिया। उसका कागज उनके पास वो कागज भी था जो आदेश उसने दिया था औरंगजेब ने मंदिर को हम लोग को तोड़वाने का, वो आदेश था, तो वो आदेश भी उन्होंने दिखाया। वो दिखा के ये कहा कि वो वक्फ की जमीन नहीं है, वो जो है कि आदेश दे के उस मंदिर को तोड़वाया था। वहाँ पे पूजा होती थी और जितना भी हिंदू परिषद था, हिंदू मंदिर का परिषद था, ज्ञानवापी वहाँ पे ज्ञानवापी जो मंदिर था वहाँ पे परिक्रमा होती थी। मंजू जी, जिस तरह की उम्मीदें थी, जिस तरह की बातें होती थी, क्या कोर्ट में उसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा? बिल्कुल 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 उसी तरह का माहौल है, पूरा साक्षात सामने बताया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो भी पूरा उनको बातों पर ध्यान दिया गया है। तो आप देखें यहाँ पर जो वादी महिलाएं हैं वो अपना पक्ष बता रही हैं कि अंदर वो क्या क्या रहा और अंदर क्या क्या चीज़ें रही। और हमारे साथ एक और अधिवक्ता मदन मोहन जी, जो बहस और सुनवाई ये तो चल रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों में किन सबसे ज़्यादा मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करके बहस हुई? आज हमने स्पष्ट किया कि जो देवता की क्या व्याख्या है, देवता किस आधार पे होता है और मंदिर की क्या व्याख्या है, और दूसरी बात हमने स्पष्ट किया कि अदृश्य देवता क्या है। इसमें पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण का उल्लेख करके इसको स्पष्ट किया गया और ढेर सारे शास्त्रों के उल्लेख भी किए गए। इस विषय से इस तरह से हमने अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा। अन्य अधिवक्ताओं से भी बात करते हैं दीपा, और सुधीर त्रिपाठी जी यहाँ पर आ चुके हैं। सुधीर जी, आप लोग आज वहाँ पर पहुँचे और कोर्ट में जिस तरह से लगातार आप लोगों की ओर से बहस की जा रही है, आज किन किन मुद्दों पर खासतौर पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया वक्फ प्रॉपर्टी पर, जो उन्होंने वक्फ के लिए कहा था। दीन मोहम्मद ला के जो 15 गवाह थे उनकी गवाही पर रखा गया। इस सब पर सर्टिफिकेट ला दी गई, कानून दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिखाए गए। समय सीमा ज़्यादा लगा कि जो दीन मोहम्मद के मुकदमे में 15 गवाही हुए हैं वो 1937 में हुए हैं, और 1937 में गवाही में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं। यद्यपि उसमें हिंदू पार्टी नहीं थे, लेकिन वह कंटिन्यू साक्ष्य के तहत पढ़ा जाएगा, क्योंकि 1937 में जब मंदिर था, पूजा हो रहा था, तो उन्हें 1991 वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ मंदिर था। उसके बाद उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ की संपत्ति सिर्फ कहा है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट, कोई डेट और कुछ नहीं दिया है, इसलिए वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती है। वक्फ के लिए जो नियमावली थे कि वक्फ की संपत्ति कैसे घोषित हो सकती है और व्यक्तिगत संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं, और ये तफसील से बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने दलील अंदर रखी है, क्या तथ्य पेश किए हैं और उन तथ्यों से कितनी इनकी दावेदारी मजबूत होती है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नितेश और बातचीत के लिए। अब कल ठीक 2:15 बजे फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष फिर से अपनी दलील रखेगा। ये कहा जा रहा है कि कल हो सकता है हिंदू पक्ष की दलीलें कंप्लीट हो जाएंगी। आगरा से बड़ी जानकारी है, दीवानी परिसर से गैंगस्टर के फरार होने का पूरा मामला है। न्यायालय परिसर से कैदी के भागने का मामला, 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ। सिपाही अनुज और अनुराग पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। जांच में पाई गई पुलिसकर्मियों की लापरवाही और उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। कैदी विनय श्रोतिया का अब तक सुराग नहीं लग पाया। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। फरार हुआ है, क्या है सर पूरा मामला? ये अभी सूचना मिली थी कि एक क्रिमिनल है जो कि पेशी पे यहाँ पे इसको ले आया जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद था, यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। उस दौरान उसके लगभग 2-3 साथी और आए और धक्का दे करके, जो हेड कांस्टेबल लेकर के आ रहे थे, उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।